अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताता हूँ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। दैट इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स, ठीक है, जो कि यूज़ होते हैं द कीमोथेरापी और बहुत ही कॉमन लाइक एंटीबैक्टीरियल्स के तौर पे। इनमें से कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं। सम ड्रग्स आर दोस्त जो कि हम कॉमनली इस तरह यूज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है। सो स्टार्टिंग में अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, अब इनके नाम से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये है क्या, ठीक है। मैंने आपको लिखा है यहाँ पे अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ठीक है। जस्ट मैंने नोट्स इसलिए ताकि बना लीजिए, पहले आपको लाइक वीडियो बनाने में जल्दी जल्दी लाइक लिखो ना, ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है, तो इसलिए, ठीक है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड नाम से आपको कुछ पता चल रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अमाइनो मतलब अमाइनो सिंपल कुछ अमाइनो चीज़ होगी, यानी कि NH2 कंटेनिंग या फिर NH कंटेनिंग ग्रुप होगी, ठीक है, वो अमाइनो शुगर है। एंड कुछ ग्लाइकोसाइड, ठीक है। ग्लाइकोसाइड का मतलब सिंपल क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस लिंकेज इन्होंने दिस इज दी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो ये वाली जो लिंकेज है दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और ये साथ में अमाइनो शुगर है। तो इसमें बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर जो है केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री इसको आप बताना इसलिए लाजमी होता है क्योंकि इसमें से जो होता है वो MCQs आते होते हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो अब इसका बेसिक इतना स्ट्रक्चर आपने याद रखना लाजमी है कि सेंटर पे एक अमाइनो साइलिटोल है। अमाइनो साइलिटोल एक हेक्सोज है, यानी कि हेक्सोज क्या होती है, हेक्सोज शुगर होती है। तो अमाइनो साइलिटोल इज अ शुगर, 6 कार्बन वाली एक शुगर है जिसके साथ 2 अमाइनो ग्रुप जुड़े हुए हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। का नाम से पता चल रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से 2 अमाइनो ग्रुप जुड़े हुए हैं विद दैट ऑफ द शुगर, ठीक है। अभी चलते हैं इसी क्लासिफिकेशन की तरफ। इसी क्लासिफिकेशन अमाइनो ग्लाइकोसाइड की कैसे होती है, बहुत ही आसान सी क्लासिफिकेशन है। थोड़े से ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे याद रखते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अमाइनो ग्लाइकोसाइड देखो, एक होते हैं नेचुरल एंड द सेमी सिंथेटिक। देयर आर नो सिंथेटिक अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ये अपने याद रखने हैं। ओनली देयर आर द सेमी सिंथेटिक अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ठीक है। अब जो नेचुरल होते हैं ना, बेसिकली वो हम इनको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस डिराइव्ड, जो होते हैं एक्टिनोमाइसीट्स डिराइव्ड। अच्छा, आपने याद रखना है कि इनको इनका जो मतलब जो पुराना सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो स्ट्रेप्टोमाइसिस था, ठीक है। इनकी जो स्ट्रेप्टोमाइसिस डिराइव थे और जो लेकिन मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ये वाज इट वाज लाइक द सेकंड क्लास ऑफ द एंटीबायोटिक दैट वाज डिस्कवर्ड आफ्टर द पेनिसिलिन, ठीक है। ये मतलब उसके बाद हुआ था, लेकिन ऑफ कोर्स सेकंड वाले को इतना कोई याद नहीं रखता तो इसको नहीं लिखा जाता, लेकिन इट इज द सेकंड वन, ठीक है। अच्छा, अब देखो स्ट्रेप्टोमाइसिस डिराइव एंड एक्टिनोमाइसिन डिराइव है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस डिराइव, एक्टिनोमाइसिन डिराइव एंड द सेमी सिंथेटिक, अब इससे 3 याद रख लो। अभी नेक्स्ट जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे ना, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस में ऑफ कोर्स वो जितने भी मैंने एस लिखा हुआ है, इस सबको मतलब ये कि स्ट्रेप्टोमाइसिस है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस एक ऑर्गेनिज्म की जीनस है, उसकी आगे डिफरेंट स्पीशीज है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस है, दूसरी जो दवाई होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये आप याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ, ठीक है। अब देखो मतलब एक टिप एंड टेक्निक बताता जाता हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडाई, ठीक है। फ्रेडाई जो है ना, अब देखो इसके बाद एक न्यू चीज़ डिस्कवर हुई है, लाइक मैं आपको याद करने के लिए सारी टिप्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक न्यू चीज़ डिस्कवर हुई, तो उसका नाम क्या हो गया, न्यू माइसिन, ठीक है। नियोमाइसिन, न्यू का मतलब न्यू ही होता है, ठीक है। तब क्या है कि ग्राइसिस पहले डिस्कवर, ग्राइसिस से पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन डिस्कवर हुआ, उसके बाद नियोमाइसिन एक न्यू चीज़ डिस्कवर हुई जिन्होंने द नियोमाइसिन। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन कीटामाइसिटिकस, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस कीटामाइसिटिकस एक ऑर्गेनिज्म था। देखो मतलब आ गया तो कीटामाइसिन, ठीक है, कीटामाइसिटिकस और वही कीटामाइसिन, ठीक हो गया। उसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है जो मतलब जिसको कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस टेनिब्राइरियस, ठीक है। तो टेनिब्राइरियस टी लाइक टोब्रामाइसिन, ठीक है। तो नाम अगर आप सिंपल याद रख लो, अगर ये ऑर्गेनिज्म नाम भी याद रखो, तो आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोमाइसिन डिराइवर द स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कीटामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन, बहुत ही आसान है। फिर बात करते हैं एक्टिनोमाइसिन डिराइव। एक्टिनोमाइसिन डिराइव जो होते हैं जितने भी होते हैं ये सारे एक्टिनोमाइसिन माइक्रोमोनोस्पोरा से डिराइव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सॉरी थोड़ा सा गंदा लिखा हुआ है, लेकिन लाइक ये है ऐसे ही एक्टिनोमाइसिन माइसिस माइक्रोमोनोस्पोरा, ठीक है। इससे एक तो ड्रग है जेंटामाइसिन एंड द सेकंड वन इज दी नेटिलीमीन, ठीक है। अब याद रखने कुछ जेंटामाइसिन है, इट इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट कॉमन ड्रग यूज, बल्कि आप ये कह लो अमाइनो ग्लाइकोसाइड के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज होने वाली चीज़ है वो जेंटामाइसिन ही है, एंड इट इज एक्टिनोमाइसिन डिराइव, ठीक है। जेंटामाइसिन के बाद सेकंड पे स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड फिर देन सब आते हैं, ठीक है। सेमी सिंथेटिक जो होते हैं उसके अंदर आ जाता है एमिकासिन। एमिकासिन इज डिराइव फ्रॉम द किनासिन। अब देखो मैंने कहा था सेमी सिंथेटिक है, यानी कि दूसरों से डिराइव होते हैं। तो जो हमारे पास आ जाता है ना, पहले हम क्या बनाते हैं, कीटामाइसिन निकालते हैं, कीटामाइसिन से देन ये बाद में डिराइव होते हैं। उसके बाद नेटिलीमीन, ठीक है, यहाँ पर भी आ जाता है, यहाँ पर भी आ जाता है। तो अभी सिंपल आपने याद रखना है कि सेमी सिंथेटिक के लिए लेस यूज कंपेयर टू दैट ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिन डिराइव एंड द एक्टिनोमाइसिन डिराइव। इसकी रीजन क्या होती है, इसकी रीजन ये होती है क्योंकि अब ये नहीं कि वो खराब है, दे वेरी गुड, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो कि अब अभी तक ये यूज चल रही है ना, तो उनको नहीं लगाया जाता ताकि ये ना उनको गैस रेजिस्टेंट डेवलप हो जाए, एक ड्रग रखा जाता है, ठीक है। अब इसके चलते मैकेनिज्म एक्शन कैसे होते हैं, मैकेनिज्म एक्शन के तरीके हम देखें। ये मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया था, ग्राफ करने छोटी सी डायग्राम बनाने की कोशिश की थी। फॉर एग्जाम्पल ये कंसिडर करो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ये अंदर सेल है बैक्टीरिया का, ठीक है। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है और ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल वॉल। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना यहाँ पे इस जगह पे सेल वॉल है, ठीक है, और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल और एक बाय आउटर मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, वो है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो यहाँ से आएगा सबसे पहले ड्रग बाहर से जब हम देंगे तो ड्रग जो होगा वो सेल वॉल को जो आउटर मेम्ब्रेन को कैसे इंटर करेगा, बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। इंटर कर लिया, अब देखिए आगे आ जाती है सेल वॉल। अब इसने सेल वॉल को पेनिट्रेट करना है।
अब सेल वाल को पेनिट्रेट करता है या नहीं करता, बात ही आ जाती है। तो पेनिट्रेट करता है लेकिन थोड़ी क्वांटिटी के अंदर करता है, थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर करेगा और अंदर जाके क्या करेगा, हमारे पास यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। ये नहीं होगा कि लाइक एम सेल के अंदर घुस जाएगा, यहाँ पे सेल उसको एक्टिवली खुद अपने अंदर लेके जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, उस सेल जो है वो माइक्रोलाइट्स को अपने अंदर लेके जाएगा, ठीक है। अंदर जाएगा तो क्या करेगा, जाने के बाद वहाँ पे जाके ये आगे ये है राइबोसोम, ठीक है। लाइक मैंने बनाने की कोशिश की, राइबोसोम 50S एंड 30S वाला छोटा सा यूनिट होता है, उसके साथ जाकर बाइंड करेगा, ठीक है। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट से अंदर आया, देन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, अंदर जो अंदर मेम्ब्रेन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू गया, 30S के साथ बाइंड करेगा। बाइंड कर गया तो क्या करेगा, देखो अब जो राइबोसोम्स होते हैं इन्वॉल्व द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो क्या करेगा, वहाँ पे जब बाइंड करेगा सबसे पहले मिस रीड कराएगा mRNA को, ठीक है। मैसेंजर आरएनए जो आया होगा ना कोडिंग के लिए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए आता है, फिर उससे प्रोटीन बनता है, मतलब एक सारा प्रोसीजर होता है। तो मैसेंजर आरएनए को मिस रीड करते हैं, जब मिस रीड करते हैं तो गलत अमाइनो एसिड लग जाते हैं, ठीक है। फॉल्टी अमाइनो एसिड जब लग गए तो ऑफकोर्स प्रोटीन खराब हो गया। जब प्रोटीन खराब हो गया तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हमारा जो है वो मतलब ऑफकोर्स इट इज बिकम द बैक्टीरियोस्टैटिक। उसके अलावा साथ में ब्रेकिंग द पोलिसोम, ठीक है, पोलिसोम्स को ब्रेक करता है। अभी मैंने एक वर्ड बोला कि बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बट याद रखना कि अमाइनो लगे सारे बैक्टीरियोसिडल। फिर मैंने बैक्टीरियोस्टैटिक क्यों बोला, ठीक है। देखो नॉर्मली जो प्रोटीन इनहिबिशन वाला प्रोसेस होता है इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक, फिर ये बैक्टीरियोसिडल क्यों है, ठीक है। अब एक्शन तो बैक्टीरियोस्टैटिक करने के बैक्टीरियोसिडल क्यों है, ठीक है। देखो ये सिर्फ ऐसे नहीं करते कि सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, बल्कि ये उसको इनहिबिट करने के बाद हमारे क्या कहते हैं, इसके साथ इनकॉर्पोरेशन कराते हैं फॉल्टी प्रोटीन्स का मेम्ब्रेन में, ठीक है। देखो अंदर प्रोटीन गलत भी तो बना रहे हैं, जो गलत प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर चले गए। उसके अलावा सेल की जो रिस्पिरेशन उसके साथ भी मतलब ये क्या करते हैं कि छेड़छाड़ करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, ये तीनों फिनोमेना होते हैं। ये आपके एससीक्यूज के लिहाज से या फिर वाइवा के लिहाज से बड़े क्वेश्चन है कि वाई दे द बैक्टीरियोसिडल, ठीक है। तो उसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉल्टी प्रोटीन इंटरफेरेंस विद द डिस्पेशन द पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। अच्छा पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट एक छोटा सा को बता दूं क्या होता है कि सिंपल अगर बॉडी से जब नॉर्मल हमें जो टाइम ड्यूरेशन दिया होता है कि इस टाइम ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल हम देते हैं कि एक 10 मिनट के लिए जो है वो हमने एक फॉर एग्जांपल कहते हैं कि इसको मतलब 10 आवर्स के लिए सॉरी, ठीक है, फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमने ये कैलकुलेट किया कि बॉडी के अंदर ये ड्रग रहेगा, तो 10 आवर्स के बाद भी कुछ ना कुछ ये इफेक्ट रहते हैं इसके बॉडी को, उसको कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक, दैट इज वाई इट इज नॉन द बैक्टीरियोसिडल, ठीक हो गया। ये होप आपको मैकेनिज्म एक्शन समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं मैकेनिज्म रेजिस्टेंस की तरफ। मैकेनिज्म रेजिस्टेंस के अंदर कैसे होती है, जितने भी देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म रेजिस्टेंस लिखे यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले डिफेक्टिव पोरेंस। अगर पोरेंस खराब है यानी कि जिससे ये सेल के अंदर जा रहा था, आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा था, अगर यहाँ पे जो चैनल्स इस जगह पे इन्वॉल्व थे वो चैनल्स ही अगर फॉल्टी है, ठीक है, अगर ये चैनल फॉल्टी तो रिजल्ट क्या होगा, अंदर नहीं जा पाएगा। उसके अलावा कुछ और ऐसी कंडीशन होती हैं जो कि इसके अंदर जाने को यहाँ से सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। वो इसके अंदर इसके क्रॉस करने के लिए जरूरी है कि वहाँ पर किसी को कोई कटाइन ना हो, ठीक है। अगर यहाँ पे कैल्शियम या मैग्नीशियम इस तरह आउटर सेलुलर एनवायरनमेंट यहाँ पे पाया गया तो एज ए रिजल्ट ये सेल के अंदर इंटर नहीं होगा। इसी तरह ऑक्सीजन इसकी मतलब ये एक्शन के लिए जरूरी है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हुआ तभी एक्शन नहीं करेगा। उसके अलावा कहते हैं कि पीएच बहुत ज़रूरी होती है। अगर जो पीएच है, ठीक है, एसिडिक आ गई तो एसिडिक पीएच के अंदर ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये अल्कलाइन पीएच के अंदर ये हमेशा काम करते हैं। हाइपर ओस्मोलैरिटी साल्ट्स वही बात है, हाइपर ओस्मोलैरिटी एंड कटाइन मिलते जुलते टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेजर मैकेनिज्म है एमसीक्यू में करा जाए सबसे कॉमन मेजर कौन सा है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है कि ये थर्ड वाला न्यूक्लियो एंजाइम्स होते हैं सेल के अंदर, न्यूक्लियोटाइल ट्रांसफरेजेस, एसिटाइल ट्रांसफरेजेस एंड फॉस्फोट्रांसफरेजेस, ठीक है। दोबारा से देख लो, न्यूक्लियोटाइल, एसिटाइल एंड फॉस्फोट्रांसफरेजेस ट्रांसफरेजेस होते हैं जो कि इसके ऊपर एक्ट करते हैं, और जब इसके ऊपर एक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इसको मतलब आप इसको मतलब इसको स्टॉप कर देते हैं, इसके एक्शन को इनएक्टिवेट इसको कर देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों एंजाइम यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये वाला मेजर मैकेनिज्म इसके अंदर आ जाता है। उसके अलावा ऐसे भी तो हो सकता है कि जो राइबोसोम जिसके ऊपर जाकर बाइंड कर रहे हैं वो अल्टर्ड हो जाए, ठीक है, और वो उनकी एबिलिटी कम हो जाए, ठीक है। ये इसका बेसिक आ जाता है, ठीक है। होप कभी तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट में आपको बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में कि हम अमीनोग्लाइकोसाइड की फार्माकोकाइनेटिक्स कैसी है, ठीक है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स हम ओरली देते हैं, पारेंटली भी देते हैं, इंट्राथीकली भी देते हैं, ठीक है। आप देखो मैंने कहा कि ओरली देते हैं, लेकिन ओरली बहुत ही कम और स्पेसिफाइड ड्रग है जो कि हम ओरली देते हैं। इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि इनकी ओनली 2% एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो फिर हम ओरली क्यों देंगे, उन चीज़ों के लिए देंगे, उन बैक्टीरिया के देंगे ओरली हम इनको, जिनके लिए हम कहते हैं बेसिकली जो कि इंटेरिक होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इंटेस्टाइन के अंदर जहाँ हम चाहते हैं कि एब्जॉर्प्शन ना हो और इंटेस्टाइन के अंदर रह के करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे उसके कहते हैं कि इसके अंदर नाम लेते हैं इंटेरोबैक्टर का, ठीक है। इंटेरोबैक्टर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरह इंटेरोकोकाई होता है और बहुत सारे और बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए हम क्या देते हैं, इसको ओरली देते हैं ताकि ओरली आके एक्शन करे। उसके अलावा पारेंटली इसको आईवी दोनों दे सकते हैं, साथ में इंट्रासिकली भी दे सकते हैं फॉर द मेनिंजाइटिस एक्सेट्रा जैसे कि प्रॉब्लम होती है। क्यों, क्योंकि ये हमारे उस मेनिंजाइटिस को, क्योंकि ये क्या है, मेनिंजाइटिस को क्रॉस नहीं कर सकता। नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। एब्जॉर्प्शन देखो, फार्माकोकाइनेटिक पैटर्न होता है ADME, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन आपको बताया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, एक मिनट,
ठीक है। अच्छा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? डिस्ट्रीब्यूशन में देखो बेसिकली आमतौर मैंने सबको कहा कि इसकी लेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सीएनएस को क्रॉस नहीं करता लेकिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेते हैं, बाकी जितनी बॉडी कैविटीज होती हैं उनके अंदर भी नहीं जाता, ठीक है। अब देखो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेते हैं तो मतलब ये प्रेगनेंसी के अंदर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यहीं से एक बात आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी पता चल गई, ठीक है। उसके अलावा उसकी प्लाज्मा पीक कंसंट्रेशन 30 to 90 मिनट्स में एडजस्ट एनर्जी कुछ क्वेश्चन को नहीं है। ये देखो मैंने चीज़ ग्रीन में लिखी, ग्रीन में लिखने की वजह ये कि इंपॉर्टेंट है कि आप कहते हैं कि मैंने वैसे कहा कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कम है, ठीक है, लेकिन ये रीनल कॉर्टेक्स में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके अलावा पेरिनिम्फ और एंडोलिम्फ ऑफ द ईयर उसके अंदर ज़्यादा होता है। तो अब ये जो दो चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मैं आपको बाद में एडवांस फैक्ट नीचे बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी मेटाबॉलिज्म आमतौर पर इसका बहुत ही कम होता है, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बेसिकली अनचेंज ही हमारे पास सीक्रेट हो जाते हैं इनटू द यूरिन, ठीक है। और इसके बाद एलिमिनेशन वही सिक्रीशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म देन द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या है कि इसकी सिंपल जो हाफ लाइफ होती है वो 2 to 5 आवर्स होती है। नॉर्मल हम कहते हैं कि मतलब अब देखो हाफ लाइफ इसकी 2 to 5 आवर है, इसकी नॉर्मल एलिमिनेशन 12 से 24 घंटे के अंदर, यानी कि एक दिन में मैक्सिमम ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। यानी कि किसी ने अगर कोई दवाई इस तरह के लिए जो मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन या जेंटामाइसिन तो एक दिन के अंदर एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रेस मतलब वो एक किस्म की एलिमिनेट हो गया, लेकिन माइनर क्वांटिटी के अंदर बॉडी के अंदर रह जाएगी और 10 से 20 दिनों तक भी बाद में एक्सीड होती रह जाएगी। इसकी रीजन क्या होती है कि रीनल कॉर्टेक्स के अंदर मैंने कहा था कि स्टोर होती है, जब रीनल कॉर्टेक्स के अंदर स्टोर होती है तो वहाँ से होगा बाद में उसके ट्रेसेस आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग, होप यू विल लिसन टू द पार्ट 2।